नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौदन। स्वागत है आपका एनटीवी निष्पक्ष में। जब बात होती है धर्म की तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की बात होती है और सभी धर्मों को लेकर के आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक यहाँ पर बैनर लगा है जहाँ पर गुरमती और नाथ मत, जी हाँ, दो एक ऐसे मत जो गुरु नानक से ही जुड़े हैं, जो पंजाबी धर्म से जुड़े हैं, जो सिंध, और उसकी बात की जा रही है। तो आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी के द्वारा ये आयोजन किया गया है संगोष्ठी का। हमारे साथ मेजर मनमीत कौर सोडी जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से एक पंजाबी धर्म है और उसमें बात की जा रही है कि गुरमत और नाथ मत की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने संगोष्ठी की, बहुत विश्लेषण किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी, नवयुग कन्या महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष हूँ। आज जो गोष्ठी का विषय था गुरमत और नाथ संप्रदाय में तुलनात्मक विश्लेषण की बात थी। तो ये दोनों जो है, ये नाथ संप्रदाय जो है ये 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है, और जो गुरमत की बात हम करते हैं ये 15वीं शताब्दी से गुरु नानक देव जी के आगमन से जो आरंभ हुआ था, ये वहाँ से आरंभ होता है। तो दोनों में क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं, क्योंकि कोई भी संप्रदाय या कोई भी धर्म होता है वो सभी कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता की भी बात करता है, समाज का कैसे उत्थान और विकास हो सकता है उसकी बात करता है। लेकिन सबका अपना अपनी विचारधाराएं होती हैं, विचारधाराओं में परिवर्तन होता है, मतभेद, मनभेद नहीं होते, मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी एक अलग विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि किस तरह से समाज का उत्थान हो सकता है। तो जब गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ तो वो ऐसा दौर था जब जात पात की व्यवस्था थी, कर्म कांडों में लोग जूझे हुए थे, स्त्री जाति को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो यानी कहीं ना कहीं एक संघर्ष वाला दौर था जिस समय उनका आगमन हुआ। तो उन्होंने इन सभी से कैसे लोगों को बाहर निकाल करके एक सामाजिक सामान्य जीवन धारा से जोड़ा जा सकता है, इसके ऊपर बल दिया, इस पे बात हुई। और नाथ संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सत्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ जी से आरंभ होता है। और लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी कठिन हठ योग और कुंडलिनी को जागरण करने की भावना को प्रधानता दी गई है, यानी संन्यास और त्याग और तपस्या पर ज़्यादा बल देने वाला संप्रदाय है। जबकि गुरमत साहित्य जो है वो व्यवहारिकता पर, सामाजिक समरसता पर और उस पे बल देता है। ख़ास तौर से अगर साधना पद्धति की हम बात करें तो वो त्रिसूत्री सिद्धांत पर चलता है कि नाम जपो, किरत करो और वंड के छको, जो हमारे किसी भी एक व्यक्ति के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत एक आदर्श मूल्य हो सकते हैं। नाम जपने का मतलब है हम संसार में रहते हुए, सांसारिक कार्यों को करते हुए, गृहस्थ को बिना त्यागे हुए किस प्रकार से हम अपने आप को आंतरिक रूप से भक्ति और ईश्वर के सुमरन के मार्ग से जोड़ सकते हैं। और दूसरा किरत करो का मतलब है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान की बात करता है कि हमको हमेशा श्रम पर बल देना चाहिए, अपने हाथों से स्वयं कार्य करके अपने जीवन यापन, जीविकोपार्जन करना चाहिए, हमें दूसरे का अधिकार या हक नहीं मारना है, ये इसमें संदेश है। और वर्ण छकों का संदेश जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक दायित्व की बात हमें सिखाता है कि हमें अपनी जो भी हमारी आमदनी है उसका एक 10वां हिस्सा जो है वो ऐसे लोगों के वेलफेयर के लिए लगाना है, उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगाना है कि जो ऐसे हैं जो उस मुख्य समाज धारा में नहीं जुड़ पा रहे, तो उनके उत्थान के लिए लगाने की बात। तो ये 3 मुख्य पद्धति को लेकर के चलता है। लेकिन जब हम नाथ संप्रदाय की ओर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं केवल तपस्या, संन्यास और कठिन हठ योग की बात करता है, यानी देह साधना पर बहुत बल देता है। तो ये मुख्य रूप से अंतर है। और भी बहुत सारे उनकी भाषा को लेकर के, और अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, जीवन दृष्टि देखें, तो हम गुरमत में देखते हैं कि संसार से विरक्त होने की बात नहीं करता, संसार में रहते हुए ही बात करता है, हम जीवन भक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नाथ संप्रदाय है वो संन्यास, तपस्या और यौगिक साधना पर बहुत बल देता है, व्यक्तिगत मोक्ष की ओर ज़्यादा जाता है। और अगर हम स्त्री और पुरुषों की बात करें तो गुरमत साहित्य जो है वो स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने की बात करता है। और ये वो दौर था गुरु नानक जी के समय जब स्त्रियों को बहुत निम्न स्तर पर माना जाता था, उन्हें केवल उपभोग की वस्तु माना जाता था, उनके केवल दायित्व थे यानी कर्तव्य निर्धारित थे, लेकिन उनके कोई अधिकार नहीं थे। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, यानी उस स्त्री को हम कैसे खराब कह सकते हैं, कैसे निम्न स्तर का कह सकते हैं जिसने बड़े बड़े राजाओं को भी जन्म दिया। जबकि अगर हम नाथ संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पर स्त्रियों को
वो सम्मानजनक स्थिति की बात नहीं है। उस समय के दौर पे नारी नरक का द्वार जैसी अभिव्यक्तियां भी हमारे सामने आती हैं, तो ये दृष्टियां भी हमें देखने को मिलती हैं। तो तुलनात्मक में विभिन्न दृष्टिकोणों से सभी विद्वज्जनों ने, जिसमें वरिष्ठ पंजाबी लेखक और चिंतक जो हैं सरदार नरेंद्र सिंह मोंगा जी ने अपने विचार बहुत गहन अध्ययन के बाद रखे, सरदार देवेंद्र पाल सिंह जी बग्गा जी ने अपने बहुत अच्छे विचार रखे, और डॉक्टर रश्मिशील जी ने, और साथ ही साथ निदेशक महोदय जो श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने, इन सभी को एक साथ किस तरह से विश्लेषण करते हुए कि जो आज की गोष्ठी हुई है उसका मुख्य बिंदु क्या निकल के आ रहा है कि कोई भी संप्रदाय हो वो केवल सामाजिक सद्भाव की बात करता है। तरीके अलग हो सकते हैं सबके आगे चलने के, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही होता है, किस तरह से समाज का उत्थान हो सकता है, किस तरह से मानवता का उत्थान हो सकता है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी के निर्देशक हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी, हम इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से पंजाबी की बात चल रही है, पंजाबी एक भाषा है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार कमेटी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है बढ़ावा देने के लिए, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी का मूल उद्देश्य पंजाबी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति का प्रचार प्रसार, संरक्षण व संवर्धन करना है। अपने कार्यकाल से ये अकादमी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरंतर कार्य कर रही है। अकादमी द्वारा विगत वर्षों में विद्वत गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, कवि दरबार, कीर्तन दरबार, पंजाबी सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाटक, लोकगीत, लोक नृत्य, पंजाबी छात्र प्रतियोगिता, छात्र प्रोत्साहन वृत्ति, पंजाबी स्टेज लाइट एंड साउंड शो, झांकी, प्रदर्शन, पंजाबी फिल्म शो, पंजाबी भाषा में छात्र निबंध लेखन, भाषण, गीत प्रतियोगिता था। पंजाबी सरल शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाबी गुरमुखी लिपि को पढ़ाने लिखाने का कार्य मुख्यतः करती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखा आप सबने कि जिस तरह से पंजाबी एक ऐसी भाषा है जो अब पूरे भारत में प्रयोग की जाती है, और इस भाषा को भी बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पंजाब अकेडमी की तरफ से कई आयोजन कराए जाते हैं, जिसमें छात्रों से बातचीत की जाती है, छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। तो पंजाबी भाषा आजकल सभी के जुबान पर आती है और सभी इसे बढ़ावा देने के लिए आगे अग्रसर हैं और इसे बढ़ावा दिया भी जा रहा है। तमाम और ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ। उसको बेबी हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बाल झड़ने बंद ही नहीं हुए और बिल्कुल